हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में सोशियोलॉजी का पेपर 1, जिसके आधे क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जहाँ से 76 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और 150 क्वेश्चन आता है। तो हम चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। और क्वेश्चन दिया गया है आज का, किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखना खींचना कठिन होता है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट रीजले, ऑप्शन बी है जे.एच. हट्टन, ऑप्शन सी जी.एस. कुरिये या फिर ऑप्शन डी है एल.पी. विद्यार्थी। तो जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है हर्बर्ट रीजले ने। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीथम पद का प्रयोग इसके लिए होता है। किसके लिए होता है जीथम? एक जनजाति नृत्य होता है, या फिर परिवारों का समूह होता है, बंधुआ मजदूर होता है, या फिर एक धार्मिक पंथ होता है। तो जीथम किसे कहते हैं? तो जीथम कहा जाता है बॉन्डेड लेबर या फिर बंधुआ मजदूर को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलियानी ने विनिमय की खुला व्यवस्था एक उदाहरण बताई है। किसको? उपहार विनिमय का, गिफ्ट एक्सचेंज का, मॉनेटरी एक्सचेंज मौद्रिक विनिमय का, मार्केट प्रिंसिपल बाजार सिद्धांत का, या फिर मार्केट एक्सचेंज बाजार विनिमय का। तो पोलियानी ने किसको बताया खुला व्यवस्था का उदाहरण? खुला व्यवस्था की बात सबसे पहले कौन करते हैं? तो मेलिनोस्की करते हैं, और यहाँ पे पोलनामी का पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिफ्ट एक्सचेंज, उपहार विनिमय का। नेक्स्ट है, विविक्त जातियों यानी कि डिस्क्रीट जातियां संबंधी विचार किनकी देन है? डिस्क्रीट कास्ट किसकी विचार हैं? मैक्स मूलर का है, आंद्रे बेते का है, दीपांकर गुप्ता का है, या फिर योगेंद्र सिंह का है। तो मैक्स मूर इसमें हिंदी में मिसप्रिंट है, आप लोग इंग्लिश का देख सकते हैं। और आपको क्वेश्चन करते समय इंग्लिश हिंदी दोनों का ही वर्जन देखना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दीपांकर गुप्ता का है। सी इज द राइट आंसर। इन्होंने डिस्क्रीट कास्ट की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1974 में, 1975 में, 1978 में, या फिर 1983 में? तो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1975 में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज के अस्तित्व के लिए इतना आवश्यक है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बनता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और हम बार बार कंफ्यूज भी हो जाते होंगे आप लोग। और ऑप्शन दिए गए इसमें, कस्टम्स या प्रथाएं, फोकवेज या लोक रीतियाँ, मोर्स या रूढ़ियाँ, या फिर कन्वेंशन परिपाटी। तो फोकवेज किसकी बुक का नाम है? तो W.G. समनर का नाम है। और किसके उल्लंघन पर, अपराध पर, किसके उल्लंघन पर गंभीर दंड की व्यवस्था की गई है? ग्रीन के अकॉर्डिंग बताना है। तो किसके अकॉर्डिंग है? सी, यानी कि मोरेस पे इसका उल्लंघन जब होता है तो गंभीर दंड की व्यवस्था की गई है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है? ऑप्शन ए है टाइलर, ऑप्शन बी रिवर्स, ऑप्शन सी है दुर्खिम, या फिर ऑप्शन डी है फ्रेंच बोआस। तो ये कहा है दुर्खिम ने कि स्वर्ग का समाज एक महिमा मंडित समाज है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्ग संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया है? मार्ग, MARC, योगेंद्र सिंह, DN मजूमदार, नीरा देसाई, या फिर LP विद्यार्थी? तो मार्क वर्ड का प्रयोग किसने किया है? तो DN मजूमदार। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम में सर्वदेशीयता, रूरल
लिटेनिज्म की अवधारणा किन दो गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है? ऑप्शन ए है समीरपेट और रामपुरा, ऑप्शन बी रानीखेड़ा या टेपोजलान, ऑप्शन सी दिया है किशनगढ़ी और टेकोपिया, और ऑप्शन डी है तंजौर और बिसिपाड़ा। तो ग्राम में सर्वदेशीयता की अवधारणा किन गांव की तुलना की गई है इसमें? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रानीखेड़ा और टेपोजलान, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कंसेप्ट ऑस्कर लेविस का है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में समुदायों की संख्या है 4038, 4635, 4994 या फिर 5212, 5212। तो कितने समुदायों की संख्या है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में? तो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? तो KS सिंह ने किया था, और इसके अनुसार समुदायों की संख्या है 4635, 4635, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सह संस्कृतिकरण संस्कृति का शून्य बिंदु है, किसने कहा है? एनकल्चरेशन, रूथ बेनेडिक्ट, हर्स्कोविट्ज, मेलिनोस्की या फिर क्लूखॉन। तो एनकल्चरेशन इज 0 पॉइंट ऑफ कल्चर, किसने कहा है? तो ये कहा है मेलिनोस्की ने, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी है? कल्चर कोर, जूलियन स्टीवर्ट, ग्रेवनर, इलियट या फिर लिंटन। कल्चरल कोर, स्पेलिंग में आप लोग टर्म याद कर लेना, जिससे एग्जाम में कोई भी हिंदी वर्ड तो चेंज होता रहता है तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको। और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? संस्कृति सार भाग यानी कल्चरल कोर की अवधारणा दी है जूलियन स्टीवर्ट ने, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? 1993 में, 2001 में, 2004 में या फिर 2007 में। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2007 में। नेक्स्ट है एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी? यूनिटी एंड एक्सटेंशन, सेनापुर, श्रीपुरम, खलापुर या फिर मौरी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, सेनापुर। नेक्स्ट है परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति हुई है ग्रीक एंड फैमिलिटेयर से, फैमिलियरिटी से, लैटिन शब्द फेमिनाइन से, रोमन शब्द फैमिलस से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फैमिली शब्द किससे व्युत्पत्ति हुई है? तो रोमन वर्ड के फैमुलस वर्ड से फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विलंबित सीधा विनिमय की अवधारणा को किसने प्रयोग में लिया है? ऑप्शन ए है मार्गरेट मीड, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी है विलियम हेनरी या फिर ऑप्शन डी है मार्क ब्लॉक। डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज की बात कौन करता है? तो इसकी बात की है लेवी स्ट्रॉस ने, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए है अपाचे जनजाति, ऑप्शन बी बिरहोर जनजाति, ऑप्शन सी है मुंदुगुमोर जनजाति या फिर ऑप्शन डी है कैन्स। तो मॉरिस ओपलर ने किसका अध्ययन किया है? तो इन्होंने किया है अपाचे जनजाति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। छेरका हुआ अपाचे भी कहते हैं, मॉरिस ओपलर ने इसका किया है स्टडी। नेक्स्ट है किसने संदर्भ समूह के आधार पर जातिगतशीलता को दिखलाया है? ऑप्शन ए है NK सिंधी, ऑप्शन बी है YB दामले, ऑप्शन सी है लुइस ड्यूमा या फिर ऑप्शन डी है KL शर्मा।
तो किसने संदर्भ समूह के आधार पर गतिशीलता बताई है? तो यह बताई है YV दामले ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सोगेमी शब्द की रचना किसने की है? जेम्स फ्रेजर ने, JF मैकलेलन ने, वेस्टरमार्क ने या फिर मर्डॉक ने? एक्सोगेमी की बात कौन करता है? शब्द की रचना किसने की है? तो JF मैकलेलन ने किया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है प्रथा, ऑप्शन बी है परंपरा, ऑप्शन सी है परिवार और विवाह, और ऑप्शन डी है नॉर्म्स या मानक। सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप क्या है? नॉर्म्स या मानक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम्युनलिज्म कंटेस्टेड रिलीजन मॉडर्निटी एंड सेकुलराइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? असगर अली इंजीनियर, ऑप्शन बी है अचिन विनायक है, ऑप्शन सी है प्रभात पटनायक, या फिर ऑप्शन डी है MSA राव। तो कम्युनलिज्म कंटेस्टेड बुक किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक के जो राइटर हैं वो है अचिन विनायक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जाटव के संबंध में किसने तर्क दिया कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण की अवधारणा ज़्यादा उपयोगी है? ऑप्शन ए है ओवन M लिंच, ऑप्शन बी है आंद्रे बेते, ऑप्शन सी SC दुबे, या फिर ऑप्शन डी है मिल्टन सिंगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, OM लिंच ने आगरा के जाटव जनजाति का अध्ययन किया था और तब इन्होंने यह अवधारणा दी थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इल्लोम है एक जाति संगठन है, एक वर्ग संरचना है, या फिर जनजातीय कर्मकांड है, या फिर फैमिली स्ट्रक्चर या पारिवारिक संरचना है? इल्लोम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। इल्लोम एक पारिवारिक संरचना है जो कि नंबूद्री ब्राह्मणों में प्रचलित है। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 10.8, 10.8, 12.7, 14.3, या फिर 15.2। तो लोकसभा में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? तो 14.3। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार BK राय वर्मन के मैत्री भाव की अवधारणा से नहीं जोड़ा है? ऑप्शन ए है द्विसमाजन, बाइसेक्सोसाइटेशन, ट्रांसोसाइटेशन, परासमाजन, नवसमाजन, या फिर श्रेष्ठ समाजन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुपर सोशिएशन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ समाजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्तर का एक उपस्तर नहीं है? ऑप्शन ए है अलौकिकवाद, ऑप्शन बी है जीवित सत्तावाद, ऑप्शन सी है अद्वैतवाद, या फिर ऑप्शन डी है बहुदेवत्ववाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अलौकिकवाद नहीं है, बाकी फेटिज्म, मोनोथियज्म और पॉलीथियज्म, बहुदेववाद, अद्वैतवाद, जीवित सत्यावाद, ये धार्मिक स्तर का उपस्तर है। और ये कंसेप्ट किसका है? तो ऑगस्ट कॉम्टे का है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी का प्रकाशन इसके बीच हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। तो यह बुक ऑगस्ट कॉम्टे की है और उसका ईयर पूछ रहा है आपसे 1832, 1842 AD में, 1844 टू 1849 AD में, 1851 टू 1854 AD में, या फिर 1842 टू 1855 AD में। तो सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी कब प्रकाशित हुई थी?
तो ये प्रकाशित हुई थी 1851 टू 1854 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कितने लक्षण बताए गए हैं? 2, 4, 5 या फिर 6। तो एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की स्टडी की थी और इन्होंने कुछ उसकी विशेषताएं बताई थी, तो वही पूछ रहा है आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी। नेक्स्ट दिया गया है अप्पादुरई ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है। ऑप्शन प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इकोनोस्कोप, एथनोस्कोप, टेक्नोस्कोप या फिर मीडियास्कोप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लेना। और उन्होंने इकोनोस्कोप की बात नहीं की है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांव के अध्ययन का बीज मंत्र एम एन श्रीनिवास ने किससे लिया है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन से, ऑप्शन बी है एस डी हेडन से, ऑप्शन सी WHR रिवर्स से या फिर ऑप्शन डी दिया गया है रॉबर्ट रेडफील्ड से। तो गांव की स्टडी का जो आइडिया है या बीज मंत्र उसको कहा गया है, वो किससे लिया है एम एन श्रीनिवास ने? तो रेडक्लिफ ब्राउन से लिया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए है 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं, 6ठी या फिर 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है संस्कृति विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है, इनके द्वारा परिभाषित है। मैकाइवर के द्वारा, आर्चलोबी के द्वारा, हर्स्कोविट्स के द्वारा या फिर क्लूखोन के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन दी गई है क्लूखोन के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने, रॉल्फ लिंटन ने, मैकाइवर और पेज ने या फिर किंग्सले डेविस ने। तो प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? नॉर्म्स आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिहेवियर, यह किसने कहा है? तो ब्रूम और सेल्जनिक ने कहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वह बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया बुक्स के नाम हैं पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट की, मेथड इन सोशल रिलेशन गुडेम हार्ट की, द गोल्डन बाव जेम्स ई गोल्डन बो या ईवी टाइलर की, द गोल्डन बो ईवी टाइलर की, और ऑप्शन डी दिया गया है अंडमान आइसलैंडर्स रेडक्लिफ ब्राउन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जेम्स फ्रेजर की बुक है द गोल्डन बॉव, ईवी टाइलर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द बुक विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड किसके लेखक हैं? आंद्रे बेत्ते हैं, एम एन श्रीनिवास हैं, योगेश सटल हैं या फिर SC दुबे हैं। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड बुक के लेखक कौन हैं? तो एम एन श्रीनिवास हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुस्तक फील्डर्स ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? NK बोस, BS उपाध्याय, GS खुरे या फिर BK राय बर्मन। तो फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर किसने लिखी है? तो ये लिखी है BS उपाध्याय ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत किया गया है और संस्थानिक साधनों को स्वीकृत किया गया है? धार्मिक कृत्यवाद, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, पश्चिमगमन, इनोवेशन, उत्प्रेषण या फिर रिबेलियन विद्रोह। तो इसका इंग्लिश टर्म देख लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी जो टर्म होता है वह कभी कभी चेंज हो जाता है तो समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रिचुअलिज्म।
धार्मिक कृत्यवाद। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक का प्रकाशन कब हुआ था? 1847 एडी में, 1851 एडी में, 1856 एडी में या फिर 1859 एडी में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है और इसका प्रकाशन ईयर पूछ रहा है तो 1859 में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घुरिये की 3 पुस्तकों को रचनात्रय के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रचनात्रय में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सोशल टेंशन इन इंडिया, विदर इंडिया, द इंडियन साधुज या फिर इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। तो रचनात्रय के रूप में कौन कौन सी बुक को जानते हैं और उसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं, वो बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन साधुज इसमें नहीं आती है। बाकी सोशल टेंशन इन इंडिया, वेदर इंडिया, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी ये घुरिये की रचनात्रय में मानी जाती है। द इंडियन साधु भी इनकी बुक है लेकिन रचनात्रय में इनकी ये वाली बुक नहीं आती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? 18(4) में, 16(4) में, 17(4) में या फिर 23(4) में। तो आसान क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर हो जाएगा 16(4) में। नेक्स्ट है सप्रसविता की प्रथा निर्दिष्ट करती है यौन स्वच्छंदता को, बच्चे के जन्म से संबंधित अशुचिता को, पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभास को या फिर मृत पत्नी की बहन से विवाह को। तो सप्रसविता किसे कहते हैं? कुवैड भी इसे कहा जाता है। तो इसे कहते हैं पति द्वारा जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती हैं तो जो जो रिचुअल्स वो करती हैं वो सेम रिचुअल्स उनके पति द्वारा भी किया जाता है, तो उसको हम लोग कुवैड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है मार्क्सिज्म द यूनिटी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? PM ब्लाउ, MG मेयर, AG मेयर, PS कोहन या फिर DP मुखर्जी। तो मार्क्सिज्म द यूनिटी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस, इस बुक के लेखक कौन है? AG मेयर है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है MN श्रीनिवास ने कुर्ग का गहन क्षेत्रीय अध्ययन इन वर्षों में किया। कब किया था उन्होंने कुर्ग का अध्ययन? (1938) में, 1940 to 42 AD में, 1944 to 46 AD में या फिर 1952 to 1955 AD में। तो इनकी बुक का पूरा नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, तो उसका प्रकाशन ईयर पूछ रहा है। तो कब आई थी ये बुक? 1942 AD में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया गया है सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा है? इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। पेरेटो, मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन्स या फिर इन सभी। तो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑगस्ट कॉम्टे की पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में है 3 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, 6 वॉल्यूम है या फिर 8 वॉल्यूम है। तो कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी जब कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी? तो 6 वॉल्यूम में पॉजिटिव फिलॉसफी आई थी और पॉजिटिव पॉलिटी आई थी 4 वॉल्यूम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया गया भावात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है किसने कहा है? कैथेटिक, कॉग्निटिव एंड इवेल्युएटिव मोड्स ऑफ ओरिएंटेशन आर इन्वॉल्व इन सोशल एक्शन। हु सेड? टॉलकट पार्सन्स, W परेटो, मैक्स वेबर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो किसने कही है? टॉलकट पार्सन ने कैथेटिक, कॉग्निटिव एंड इवेल्युएटिव की बात की है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसने यह अवलोकित किया कि
टचम्बूली जनजाति की महिलाएं प्रबल तथा विवेकी थीं और पुरुष विनम्र तथा बच्चों का पालन पोषण करने वाले थे। पी कोलिंडा, नेस्फील्ड, मेलिनोस्की या फिर मार्गरेट मीड। तो टचम्बूली जनजाति का अध्ययन किसने किया है? मार्गरेट मीड। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक हैं ब्रूम एंड सेल्जनिक, जेटरबर्ग, हटिंगटन या फिर लासबेल। तो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कौन करता है? तो हटिंगटन करते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है लैटिन शब्द सुई जेनेरेसिस का अर्थ है छोटा आकार, अनोखा, बड़ा आकार या फिर विस्तृत। तो सुई जेनेरिस की बात कौन करता है? इमाइल दुर्खीम करते हैं। और इसका आकार क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? तो यूनिक, अनोखा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट अप्लाई टू। कब लागू नहीं होता? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, वो कब लागू नहीं, इन किन पर लागू नहीं होता है? जैन, बौद्ध, लिंगायत या फिर सिख पे। तो किस पे लागू नहीं होता है? लिंगायत पे नहीं होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इरविन गॉफमैन किससे संबंधित हैं? विसरणवाद, डिफ्यूजनिज्म, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, ड्रामेटोलॉजी, अभिनय शास्त्र या फिर स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तो इरविन गॉफमैन किससे संबंधित हैं? तो ड्रामेटोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? धर्म और नैतिकता, रिलीजन एंड मोरालिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी, कस्टम एंड ट्रेडिशन, प्रथा एवं परंपरा या फिर फोक वेज, लोक रीतियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसको मटेरियल कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मानव विवाह का एक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, कैथलीन गफ, A.M. शाह, एडवर्ड वेस्टरमार्क या फिर K.M. कपाड़िया। तो वेस्टरमार्क की बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। सी इज द राइट आंसर। अगला है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ घोषित है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19। तो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिकार किस में वर्णित है? तो आर्टिकल 17 में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो आपको याद होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है जंगली बर्बर तथा सभ्य उद्विकास के इन 3 स्तरों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा, इमाइल दुर्खीम के द्वारा या फिर लेविस मॉर्गन के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेविस मॉर्गन ने जंगली बर्बर तथा सभ्य उद्विकास के 3 स्तरों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड, लेखक के लेखिका कौन है? रॉल्फ लिंटन, लीला दुबे, T.H. मार्शल या फिर इरावती कर्वे। सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स। तो राइट आंसर क्या है इसका? T.H. मार्शल। नेक्स्ट है किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सबको आता होगा। पैरेटो, मीड, कॉम्टे या फिर मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर एवं पेज का कथन है कि सोसाइटी इज अ वे ऑफ सोशल रिलेशनशिप। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभ में ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का क्या नाम रखा था? सामाजिक गतिकी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भौतिकी या फिर सामाजिक विज्ञान। तो सब सोशियोलॉजी नाम से पहले क्या नाम था समाजशास्त्र का? तो सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज, M.N.
टीमाशेव, E.W. बर्गेस या फिर R.E. पार्क। तो जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? तो बहुत ही फेमस कथन है और इसका जो राइटर है वो है ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, स्थायित्व या फिर सामुदायिक भावना। तो समुदाय की विशेषता क्या नहीं है इसमें से? तो अमूर्तता नहीं पाई जाती है, समाज मूर्त होता है। समुदाय मूर्त होता है। नेक्स्ट है, धर्म, परिवार, जाति, विवाह उदाहरण हैं समाज के सामाजिक खंडात्मक विभाजन के, सामाजिक मानकों के, सामाजिक मूल्यों के या फिर सामाजिक संस्थाओं के। तो रिलीजन, फैमिली, कास्ट एंड मैरिज आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं यह? तो एग्जाम्पल हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया है? एडवर्ड सिल्स, ऑगबर्न एम निमकॉफ, C.H. कूले या फिर एरिक फॉर्म। तो ये भी आसान क्वेश्चन है और इसका जो राइटर है वो है ऑप्शन सी, C.H. कूले। नेक्स्ट है, सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोक्लाइजेशन अवधारणा को किसने दी थी? रॉबर्ट मेरिट ने, मैककेम मेरिट ने, मेयर फोर्टिस ने या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड ने। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोक्लाइजेशन ये अवधारणा किसने दी थी? तो मैककेम मेरिट ने दी थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज या फिर फैमिली। द्वितीयक समूह कौन सा नहीं है इसमें से? तो फैमिली द्वितीयक समूह नहीं है क्योंकि यह प्राइमरी ग्रुप है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मर्डॉक के अनुसार नातेदारी की संख्या है 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक, 6 प्राथमिक, 12 द्वितीयक, 9 प्राथमिक, 32 द्वितीयक या फिर 7 प्राथमिक, 23 द्वितीयक। तो जीपी मर्डॉक ने नातेदारी को 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो उन्होंने 8 प्राथमिक नातेदार बताए थे, 33 द्वितीयक नातेदार बताए थे और 151 तृतीयक नातेदार बताए थे। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? F.G. वेली ने बिसिपारा, ये स्टडी उसके स्थान के स्टडी का नाम है, तो उसी में से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। F.G. वेली ने बिसिपारा की स्टडी की थी, विलियम रो ने सेनापुर की करी थी, मैककेम मेरिट ने किशनगढ़ी की, A.M. शाह ने समीरपेट की। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है वो पूछ रहा है आपसे। तो A.M. शाह ने समीरपेट की स्टडी नहीं की थी क्योंकि समीरपेट की स्टडी तो S.C. दुबे ने की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं जो कि वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप है? ऑप्शन ए है टाइनवी, ऑप्शन बी चैपिन, ऑप्शन सी स्मेल्सर या फिर स्पेंगलर है और क्रोबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग इसे याद करके रखना। तो राइट आंसर क्या है इसका? स्पेंगलर। सी इसका राइट आंसर है। आई थिंक ये वाला डेफिनेशन अभी के पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए इसे याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? प्रस्थिति है, परिस्थिति नहीं है, प्रस्थिति है। स्टेटस, एज, सेक्स, एजुकेशन या फिर किनशिप। आयु, लिंग, शिक्षा तथा नातेदारी, इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो शिक्षा प्रदत्त परिस्थिति नहीं होती है क्योंकि इसे अर्जित की जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया, किसके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया दो सामाजिक परिस्थितियों या भूमिकाओं, यहाँ भी परिस्थिति है, परिस्थिति नहीं है, आप लोग सही कर लेना, स्टेटस है, भूमिकाओं के बीच कड़ी से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। J.H. फिशर, G.R. लेस्ली, हॉटन एम हंट या फिर गिलिन एंड गिलिन। तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में जितने भी डेफिनेशन आए हैं उन सबको आप लोग नोट करके रखना, याद करके रखना, क्योंकि सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? J.H. फिशर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डेनियल थॉर्नर ने स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख करते हैं? तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद ही होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डेनियल थॉर्नर ने मालिक, किसान और मजदूर 3 कृषक वर्गों का उल्लेख किया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ, फोकवेज, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं हैं, क्या हैं? वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, रिचुअल्स हैं या फिर मोरालिटी हैं? तो ये क्या है? रिचुअल्स हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं है, नॉर्म्स है। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं क्या हैं? नॉर्म्स हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकोमोडेशन, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण, एसिमिलेशन किसके प्रकार हैं? सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी है, या फिर सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण है। तो ये वाला टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में कराया हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख लेना, और उसको देखने के बाद अगर आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वह ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग ज़रूर उसे चेकआउट कर लेना। और इसका राइट आंसर क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है, किसमें? कंप्रोमाइज़, समझौते में, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण में, या फिर कोऑपरेशन, सहयोग में। तो जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो किसमें रूपांतरित हो जाती है? तो वह रूपांतरित हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, पावर, शक्ति, या फिर अथॉरिटी, सत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण पे आधारित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, या फिर कार्ल मार्क्स। तो सैन्य और औद्योगिक समाज की बात कौन करते हैं? ये क्लासिफिकेशन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज हमने ये वाला पेपर जो था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में फर्स्ट पेपर आया था, उसके पूरे पेपर को हमने 2 पार्ट में सॉल्व कर लिया है। आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, और इसमें सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।